जो हमारी पाठ्य पुस्तक का ये अंतिम पाठ है, पाठ 11 कक्षा 8 के हमारा पृथ्वी और हमारा जीवन का आखिरी पाठ है। आपदा एवं आपदा प्रबंधन। आपदा से मतलब क्या है? जो विपत्ति। आपदा कई प्रकार की हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है और अप्राकृतिक भी हो सकती है। सूखा, भूकंप, बाढ़, ये आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं और युद्ध जैसी, बीमारी जैसी आपदाएं जो है ये अप्राकृतिक भी हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि आपदा और आपदा के समय हमें कैसा प्रबंधन हमारा होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे गांव या शहर में जब कभी बाढ़ आती है तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। घरों में पानी भर जाता है, घर का सामान या तो नष्ट हो जाता है या कहीं बहकर और चला जाता है। कमजोर घर तो गिर भी जाते हैं, कभी कभी मनुष्य और जानवरों की जान भी चली जाती है। फसलें बर्बाद हो जाती हैं। बाढ़ की विभीषिका से उबरने में मनुष्य को काफी समय लग जाता है। इसी प्रकार भूकंप आने पर भी मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भूकंप से जान माल का अधिक नुकसान होता है। भूकंप, बाढ़ जैसी घटनाएं जिनसे मानव समाज, जानवरों और वनस्पतियों को बड़ी मात्रा में तीव्र गति से हानि हो, उसे हम आपदा कहते हैं। आपदाओं को हम हमेशा मनुष्य के संदर्भ में देखते हैं। आपदाओं की गहनता, तीव्रता और परिणाम का आकलन उनके द्वारा की गई जन धन हानि आधार पर किया जाता है। आपदा के प्रकार। आपदा के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर आपदा दो प्रकार की होती हैं। एक प्राकृतिक आपदा, दूसरी होती है मानव जनित आपदा, जिसे हम अप्राकृतिक भी कह सकते हैं। प्राकृतिक आपदा क्या है, चर्चा करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं हैं। भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, चक्रवात, आकाशीय बिजली, बादल फटना, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनको रोक पाना मनुष्य की क्षमता के बाहर है, किंतु अतिरिक्त सतर्कता और कुशल प्रबंधन के कारण इनके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाएं न केवल जन धन को हानि पहुंचाती हैं बल्कि पर्यावरण के स्वरूप को भी प्रभावित करती हैं। सोचो, प्राकृतिक आपदाएं किस प्रकार पर्यावरण के स्वरूप को प्रभावित करती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, कारण एवं प्रबंधन। विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है भूकंप। इससे प्रभावित क्षेत्र की जमीन हिलने लगती है, जिससे कमजोर इमारतें गिर जाती हैं। इससे शहर के शहर, गांव के गांव मलबे के ढेर में बदल जाते हैं। दबकर मनुष्यों, पशुओं की मृत्यु हो जाती है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भूकंप आने से बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान होता है। रेलवे, पुल, सड़क आदि को नुकसान पहुंचता है। 2011 में गुजरात राज्य के भुज भूकंप आने से अधिक जान माल की क्षति हुई थी। चित्र द्वारा बच्चे देखिए, भूकंप आने में मकानों की स्थिति क्या होती है, चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। भूकंप का कारण। पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्राकृतिक कारकों से हलचल उत्पन्न होती है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा जब धरती के बाहर आने का प्रयास करती है तो धरती हिलने लगती है। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से ऊर्जा उत्पन्न होती है वह स्थान भूकंप केंद्र कहलाता है। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर भूकंप अधिकेंद्र होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न हुई। जब ये ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये ऊर्जा ठीक ऊपर की ओर आने का प्रयास करती है। इसे जहां पर ये उत्पन्न हुई उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भूकंप केंद्र, क्या कहते हैं उसको, भूकंप केंद्र कहते हैं। और जब ये सबसे पहले ऊपर आकर के जहां महसूस होती है उसे हम कहते हैं भूकंप अधिकेंद्र, क्या कहते हैं उसको, भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा। तो पृथ्वी के भूकंप केंद्र कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र होता है। तो सबसे पहले जहां महसूस होती है ऊर्जा, वहां अपार जनधन सबसे ज्यादा होती है। भूकंप प्रबंधन। आपदा से पहले भूकंप संवेदी क्षेत्रों की पहचान करना, संवेदनशील क्षेत्रों में भूकंपीय घटनाओं के प्रति नागरिकों को जागरूक करना, उच्च भूकंप संवेदी क्षेत्रों को मानव निवास से बचाना, बड़े बांधों के निर्माण पर रोक लगाना, भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइन का प्रयोग करना और ऊंची इमारतों के निर्माण को रोकना। भवन निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का प्रयोग करना, भूकंप आने की स्थिति का सामना करने हेतु नागरिकों को प्रशिक्षित करना एवं जानकारी देना कि भूकंप आने पर उन्हें क्या करना चाहिए। आपदा के दौरान, भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज, तख्त आदि के नीचे बैठ जाना। बच्चों, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि बिल्डिंग हिल रही है, भूकंप का अनुभव करे, तो अगर बाहर निकलने के लिए जगह समय नहीं महसूस हो रहा है तो आप अपने घर पर ही
तखत या किसी मजबूत चीज के नीचे छिप सकते हैं। कमरे के कोनों पर खड़े होना, कमरे के कोनों पर खड़े होना, भूकंप के दौरान सीढ़ी से नीचे उतरना और लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना, बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना, खुले स्थान की तरफ जाना और हड़बड़ी न करना। आपदा के पश्चात मलबे में दबे हुए लोगों को खोजकर बाहर निकालना, उनका उपचार करना, प्रभावित लोगों हेतु कपड़े, भोजन, शुद्ध पेयजल एवं दवाओं की व्यवस्था करना, प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करना, उनके लिए मकान निर्माण करना, दोबारा उनके बसाव की व्यवस्था करना। अगला जो भूकंप का स्वरूप है वो है सुनामी। समुद्र में आने वाली हलचलों से समुद्र का जो लहरें इतनी ऊंची हो जाती हैं कि अपने आसपास के तटों तक आ जाती हैं और भयंकर नुकसान करती हैं। यह समुद्र तटीय क्षेत्रों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। इसमें सागरीय लहरें विकराल रूप लेकर तटवर्ती क्षेत्रों से टकराती हैं, मानव जीवन, संपत्ति और इमारतों को अपार क्षति पहुंचाती हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पत्तन लहर। सुनामी को भूकंपीय सागरीय लहरें भी कहते हैं। सुनामी का कारण, समुद्र की तलहटी में भूकंप आने पर जल में तीव्र कंपन उत्पन्न होता है। तलहटी का, जैसे मान लीजिए बच्चों, ये हमारा समुद्र है, यहाँ पानी भरा हुआ है, देख रहे हैं आप। ये जो तलहटी में यहाँ पर मान लीजिए कहीं भूकंप आया तो तेजी से धरती अगर यहाँ की हिलेगी तो क्या होगा, पानी यहाँ का ऐसे ऐसे हिले के भी ऊपर उठ जाएगा। ये पानी जब यहाँ की ओर टक्कर मारता है, यहाँ बने मकानों को गिरा देता है। इस प्रकार सुनामी नुकसान पहुंचाती है। इस कंपन से विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं, इन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी अपने उत्पत्ति केंद्र से तेज गति से चारों ओर बढ़ती हैं। यह लहरें जैसे जैसे तटों के पास जाती हैं, इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और विनाशकारी रूप ले लेती है। अगला जो भू आपदा का है कारण, भूस्खलन। यह आपदा सामान्यतः पर्वतीय स्थानों पर आती है। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से जब मिट्टी, टूटी फूटी चट्टानें खड़े ढालों के सहारे तेजी से नीचे सरकती हुई गिरती हैं, इसी को भूस्खलन कहते हैं। इससे पर्वत की तलहटी में बसी मानव बस्तियों में जन धन की अपार हानि होती है। घर के पूरे गांव मलबे में बदल जाते हैं। भूस्खलन से पहाड़ी रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक होती है। देखिए बच्चों, भूस्खलन आपदा, पहाड़ खिसक गया, पूरा देख रहे हैं पहाड़, ये पूरा खिसक करके नीचे सड़क में पहुंच गया, जिससे कि नीचे रहने वाले लोगों की अपार हानि होती है। भूस्खलन का कारण, भौतिक, रासायनिक व मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं। चट्टानों का ये मलबा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे की ओर सरक कर गिरता है। अगला जो है महत्वपूर्ण है प्राकृतिक आपदा, ज्वालामुखी विस्फोट। जब पृथ्वी के अंदर का गर्म मैग्मा धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकलता है तो इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। इस क्रिया में मैग्मा के साथ जल, वाष्प, गैस, धुआं आदि भी निकलता है। इस आपदा से निकलने वाला मैग्मा बड़ी दूर दूर तक चारों तरफ पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में फैल जाता है और अपने संपर्क में आने वाले सभी जीव जंतुओं, मानव बस्तियों को नष्ट कर देता है, जिससे भी बड़ी जनधन की हानि होती है। भूगर्भीय हलचलों के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट का बच्चों कारण क्या है इसको समझते हैं। भूगर्भीय हलचलों के कारण जब मैग्मा जल, वाष्प और शक्तिशाली गैसों के साथ ऊपर की ओर उठता है, धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकलता है, उसे हम ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। देखना बच्चों, ये पहाड़ के द्वारा यहां से ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर घुमावदार हवाओं का तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। अगला कारण हमारा क्या है, चक्रवात। चक्रवात क्या है इसको समझते हैं। कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर घुमावदार हवाओं की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। यह आपदा स्थलीय एवं समुद्री दोनों स्थानों पर आती है। उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं के चलने की दिशा घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल होती है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में ये चक्रवात कैसे घूमते हैं, जैसे घड़ी की सुई हमारी ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई के विपरीत घूमते हैं चक्रवात, ठीक है। तो घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती हैं। सॉरी, हम लोग गलत बोल गए हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल, मतलब घड़ी की जो सुइयां हैं, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये ऐसे चक्रवात घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के
अनुकूल तो ये ऐसे घूमते हैं। ठीक है, ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि अपने संपर्क में आने वाले सभी वस्तुओं और जीवों को उड़ा कर ले जाती हैं। ये हवाएं प्रभावित क्षेत्र में बिजली कड़काने के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी करती हैं। तेज आंधी और मूसलाधार वर्षा का सम्मिलित प्रभाव प्रभावित क्षेत्र में अपार जनधन हानि करता है। चक्रवात चित्र में दिखाई पड़ रहा है, ये चक्रवात जब आता है तो बहुत जो है उत्पात मचाता है और बहुत नुकसान करता है। चक्रवात का कारण, समुद्र में सूर्य की गर्मी से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और अपने पीछे कम वायु दाब का क्षेत्र बना देती है। ऊपर उठी गर्म हवा ऊपर की नमी से संघनित होकर के बादलों का निर्माण करती है। रिक्त स्थान को भरने के लिए नम हवाएं तेजी से साथ नीचे जाकर ऊपर आती हैं। फलस्वरूप ये हवाएं बहुत ही तेजी के साथ उस क्षेत्र के चारों ओर घूमकर घने बादलों और बिजली कड़काने के साथ साथ मूसलाधार वर्षा भी करती हैं। आकाशीय बिजली गिरना, अगली जो प्राकृतिक आपदा है वो है आकाशीय बिजली गिरना, जिससे हम लोग जब पानी बरसता है तो वर्षा ऋतु में कड़ाकेदार बिजली गिरती है। आकाश में बिजली चमकने व बिजली जब चालक की तलाश में पृथ्वी पर आती है तो इसे आकाशीय बिजली गिरना कहते हैं। इस बिजली में सूर्य की बाहरी सतह से अधिक ऊष्मा होती है। इसके गिरने पर संपर्क में आने वाले मनुष्य व जानवरों की मृत्यु तक हो जाती है। फसलों व जंगलों में आग लग जाती है। आकाशीय बिजली गिरने का कारण आसमान में विपरीत आवेश वाले बादलों के आपस में टकराने पर होने वाले घर्षण से बिजली उत्पन्न होती है। इस बिजली को आकाश में किसी तरह का चालक नहीं मिलता। पृथ्वी पर बिजली के चालक की उपलब्धता होने से पृथ्वी पर गिरती है। बादल का फटना, सीमित समय और सीमित क्षेत्र में गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने को बादल फटना कहते हैं। बादल फटने पर उस क्षेत्र विशेष में 1 घंटे में 100 मिलीलीटर या उससे भी अधिक वर्षा हो जाती है। बादल फटने की घटनाएं अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं। बादल फटने पर उस क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन व तीव्र मृदा अपरदन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण जनधन की अपार हानि होती है। ये देखिए बच्चों, एकाएक पानी बहुत तेजी से पानी बरसना शुरू हो जाता है एक सीमित क्षेत्र में, उसी को हम घटना को हम बादल फटना कहते हैं। बादल फटने का कारण, पर्वतीय अवरोध के कारण जब कभी अधिक नमी युक्त वायु तेजी से ऊपर उठती है और सघन बादलों का निर्माण करती है तो भारी वर्षा या बादल फटने की घटना होती है। बाढ़, जब नदी का पानी उसके किनारों के ऊपर प्रभावित होकर निकटवर्ती क्षेत्रों में चला जाता है अथवा भारी वर्षा या किसी अन्य कारण से स्थलीय भाग काफी समय तक जलमग्न रहता है, उसे बाढ़ कहते हैं। इस आपदा के आने पर जनधन की व्यापक हानि होती है, बस्तियों एवं फसलों का विनाश हो जाता है। बाढ़ का कारण, अत्यधिक वर्षा, नदियों के घुमावदार मार्ग, जंगलों के कटाव आदि के कारण बाढ़ आती है। ये देखिए, जब बाढ़ आती है तो चारों तरफ पानी ही पानी से पूरी धरती जलमग्न हो जाती है और लोग जो है उसमें डूब जाते हैं, पशु पक्षी डूब जाते हैं। सूखा, अगली जो प्राकृतिक आपदा है वो है सूखा। जब किसी क्षेत्र में अधिक समय तक कई महीने या वर्ष कम वर्षा होती है या नहीं होती है, उसे आपदा को सूखा या अकाल कहते हैं। यह अत्यंत घातक प्राकृतिक आपदा है। इसमें फसलें, पौधे, पशु, पालतू अन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए आवश्यक जल एवं भोजन की कमी हो जाती है, जिससे इनके जीवन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। वर्षा का कारण, वर्षा की कमी के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। प्राकृतिक मानव जनित आपदा, मनुष्य के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाएं मानव जनित आपदाएं हैं। इनसे घटित होने के लिए वास्तव में मानव ही जिम्मेदार है। जलाशय जनित भूकंप, जलाशय जनित भूकंप, मानव जनित भूस्खलन, त्वरित मृदा अपरदन, जहरीली गैसों का रिसाव, सागर में पेट्रोलियम पदार्थों का रिसाव, नाभिकीय विकिरण, नाभिकीय विस्फोट, मानव जनसंख्या विस्फोट, महामारी, मानव जनित आपदाएं, इनका प्रबंधन और नियंत्रण संभव है। भारत में आपदा प्रबंधन, अपना देश भारत लंबे समय से प्राकृतिक प्रकोपों व आपदाओं का शिकार होता रहा है। इन प्राकृतिक घटनाओं से व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि होती है। भारत में आपदाओं के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी, परंतु ऐसी किसी घटना के उपरांत बचाव कार्य, राहत कार्य, पुनर्वास व पुनर्निर्माण की व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था की जाती थी। उड़ीसा के सन 1999 के चक्रवात, गुजरात के भुज में 2001 में आए भूकंप तथा 2004 में दक्षिण भारत में आई सुनामी के बाद भारत में आपदा प्रबंधन की स्थायी व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की व्यवस्था 1999 में आए
चक्रवात के उपरांत उड़ीसा राज्य आपदा निवारक प्राधिकरण तथा 2001 के भूकंप के बाद गुजरात राज्य आपदा प्राधिकरण का गठन किया गया। 2004 में आई सुनामी के पश्चात 2005 में संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा आपदा के पूर्व व उसके पश्चात की व्यवस्थाओं के अंतर्गत आपदा पूर्व तैयारी, निवारण, बचाव व राहत कार्य, पुनर्निर्माण, पुनर्वास व रिकवरी कार्य की व्यवस्था की गई। इसके लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला तथा विकास खंड स्तर पर संस्थाओं का गठन किया गया। भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचना। केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण एवं प्रधानमंत्री। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष मुख्यमंत्री। जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिलाधिकारी व जिला पंचायत अध्यक्ष। पंचायत स्तर पर नगर पालिका। आपदा प्रबंधन के तत्व। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के 6 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। तथा है आपदा निरोध, आपदा निवारण, आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास। पुनर्निर्माण और रिकवरी। उपर्युक्त 6 तत्वों में से प्रथम 3 आपदा के पूर्व और अंतिम 3 आपदा के उपरांत की व्यवस्था हैं। इसी के साथ बच्चों ये हमारा पाठ समाप्त हुआ। इसके हम प्रश्न अभ्यास को करते हैं। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, आपदा किसे कहते हैं? जिन घटनाओं से मानव समाज, जानवरों और वनस्पतियों को बड़ी मात्रा में तथा तीव्र गति से हानि होती है उन्हें आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ आदि। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण लिखिए। प्राकृतिक आपदाओं के 5 उदाहरण हैं भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, बादल फटना और बाढ़। भूकंप के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए हमको? भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज, तख्त आदि के नीचे बैठ जाना चाहिए। कमरे के दोनों कोनों में खड़े हो जाना चाहिए। भूकंप के दौरान सीढ़ी से नीचे उतरना और लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना चाहिए। खुले स्थान की तरफ जाना चाहिए। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। बादल फटने से आप क्या समझते हैं? सीमित समय और सीमित क्षेत्र में गरज और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होने को बादल फटना कहते हैं। बादल फटने पर उस क्षेत्र विशेष में 1 घंटे में 100 mm या मिलीलीटर या उससे अधिक वर्षा हो जाती है। आपदा प्रबंधन के कौन कौन से तत्व हैं? आपदा प्रबंधन के अंतर्गत 6 तत्वों को सम्मिलित किया गया है। आपदा निरोध, आपदा निवारण, आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्वास और पुनर्निर्माण और रिकवरी। इसमें से 3 हमें आपदा के पहले के हैं तत्व और 3 आपदा के बाद के तत्व हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सुनामी जापान भाषा का शब्द है तो यहाँ पर जापानी भरेंगे। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। आकाशीय बिजली का गिरना आपदा है तो कैसी आपदा है? एक प्राकृतिक आपदा है। संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया। आपदा पुनर्वास आपदा के उपरांत की व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़े बनाइए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रधानमंत्री, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यमंत्री, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिलाधिकारी। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ पूरा हुआ और हमारा कोर्स भी लगभग पूरा हो गया है। चौहान भैया अतर्रा वाले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।